देवर रोज अपनी बीवी से झगड़ा करके उसे घर से निकाल देता। रोज रोज की परेशानी से मैं भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देवरानी लड़कर मायके गई तो मैं खामोशी से देवरानी के कपड़े पहनकर देवर के कमरे में चली गई। उस रात तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब देवर ने मेरे साथ। मेरा नाम फजीलत है। शादी को 7 साल हो गए थे। 3 बच्चे थे मेरे। ससुराल वालों के साथ खुश हो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे बहू समझने की बजाय बेटी बनाकर रखा हुआ था। यही वजह थी कि मैं भी दिल से उनकी खिदमत करती थी, मगर लोग कहते थे कि मैं अपने ससुराल की पहली बहू हूं, इसीलिए वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। जब दूसरी बहू आएगी तो लखपत आ जाएगा। मैं खामोशी से सुनकर नज़रअंदाज कर देती। घर में एक देवर था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। सास ससुर उसके पीछे पड़े रहते थे कि बेटा तुम भी अब जल्दी से शादी कर लो, हमारे जिंदगी का क्या भरोसा। आज है तो कल नहीं, मगर देवर के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वक्त गुजरता गया। आखिर सास ससुर ने एक रोज खुद ही लड़की देखी और देवर की बात पक्की कर दी, और फिर 2 महीने के बाद उसको दुल्हन बनाकर घर ले आए। लड़की खूबसूरत थी, इसीलिए बीवी के आते ही देवर थोड़ा सुधर भी गया। कुछ हफ्ते तो बहुत अच्छे गुजर गए, मगर उसके बाद ना जाने क्यों जल्द ही देवर का दिल भर गया। आए रोज दोनों में तकरार होने लगी और फिर बात कमरे से निकलकर सहन तक पहुंच गई। दिन ब दिन देवर हाथ उठाने लगा और उसकी बीवी बर्तन तोड़ने लगी। बात बात पर उसे मारता और उसकी बीवी उन सब से तंग आकर मायके का रुख करती। सास ससुर तो नई बहू से कोई शिकायत नहीं करते, मगर बेटे को वो नापसंद थी, इसीलिए दोनों मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती थी। बीवी रूठ कर मायके जाती तो देवर कहता था उसे वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही गई है, इसीलिए खुद ही आ जाएगी। मगर मेरे सास ससुर चाहते थे कि उसका घर बसा रहे, इसीलिए बेटे के मना करने के बावजूद बहू के मायके चले जाते और बेटे की तरफ से माफी मांगकर उसकी मिन्नत करके उसे वापस ले आते। देवरानी अपना घर खराब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए सास ससुर को देखकर झगड़ा खत्म करती थी और फिर से अपने घर आ जाती थी। उसकी बस एक ही आदत थी कि वो हर वक्त बन संवर कर रहती थी और अपनी खूबसूरती को 4 जाम लगाकर रखती थी। मेरे शौहर भी मेरे देवर को समझाता था तो वो कुछ दिन के लिए ठंडा हो जाता और उसके साथ बेहतर तरीके से रहने लग जाता था, मगर शायद वो पुराने जहन का मालिक था जो बीवी का बनाव सिंगार पसंद नहीं करता था। 4 दिन ठीक गुजरते और अगले रोज फिर उनका झगड़ा हो जाता और वो फिर से अपनी बीवी को घर से निकाल देता। उसकी बीवी फिर से मायके चली जाती और मेरे ससुराल वाले परेशान हो जाते कि आखिर उनके बेटे को क्या हो गया है और वह ऐसा क्यों करता है। मेरी सास को तो शक होने लगा था कि जरूर मेरे बेटे पर किसी ने अमल करा दिया है ताकि उसका घर ना बसे। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके बेटे पर जादू करें। लेकिन मेरी सास को पक्का यकीन हो गया कि कोई तो था जो उनके बेटे और बहू का घर नहीं बसने दे रहा। कोई तो है। उनको लगता था कि जरूर उनका कोई दुश्मन है जो उनके बच्चों का घर खराब कर रहा है। मैंने अपनी सास को बड़ा समझाया कि किसी को क्या पड़ी है कि वो उन दोनों पर जादू करा दे, और अगर आपका कोई दुश्मन है भी तो उसने हम दोनों मियाँ बीवी पर क्यों नहीं करवाए, हम भी तो आपके बहू बेटा है। मगर यह जादू वाली बात मेरी सास के दिल में बैठ गई और मजबूरन उनको एक बुजुर्ग बाबा के पास जाना ही पड़ा। हालांकि मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, मगर मैं ये सोचकर उनके साथ चली गई कि मेरे साथ यह न समझें कि मैं जानबूझकर उनके साथ नहीं जा रही। मैंने सोचा कि यह इल्ज़ाम कहीं मुझ पर ही ना आ जाए कि मैं अपनी देवरानी के बीच लड़ाइयाँ करा रही हूँ और उन दोनों का घर नहीं बसने दे रही। इसलिए मैं अपनी सास के साथ एक मशहूर बाबा जी के पास पहुँच गई, जिनकी इज्जत हर छोटा बड़ा उनके किरदार की वजह से करता था। दाढ़ी, नूरानी चेहरा, देखने वाला खुद उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। बाबा जी के पास पहुंचकर हमने अपना मसला बताया और देवर के बारे में पूछा। कुछ देर तो बाबा जी खामोश रहे और फिर कहने लगे, तुम्हारा देवर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, यही वजह है कि दोनों के बीच आए रोज झगड़ा होता है। यह सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा जो बेचारी चुप कर गई। मैं तो अपनी सास से पहले ही कह रही थी कि आपका बेटा अभी शादी करना ही नहीं चाहता, मगर आप लोगों ने उसकी शादी जबरदस्ती करा दी, इसीलिए अब आपको यह दिन देखने पड़ रहे हैं। बाबा जी सास को दम किया हुआ पानी देने लगे
और कहा कि दोनों को थोड़ा थोड़ा रोज पानी पिला देना, बाकी अल्लाह से दुआ करना। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मेरी सास बेचारी तो कई दिनों तक बहू बेटे को बाबाजी का दम किया हुआ पानी पिलाती रही, और कुछ दिनों तक तो उन दोनों ने प्यार मोहब्बत में काट भी लिए। मगर जब बाबाजी का दिया हुआ पानी खत्म हुआ तो वो फिर से उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, और मेरी सास बेचारी फिर से उन दोनों की वजह से परेशान सी हो गई। यूं लड़ते लड़ते कई दिन गुजर गए, और उन दोनों में से किसी ने हार न मानी, क्योंकि मेरा देवर मारने से बाज ना आता, जबकि उसकी बीवी मायके जाने से बाज ना आती। दोनों ही जिद के पक्के थे। लेकिन इन सब में मेरे बेचारे ससुराल वाले पिस रहे थे, क्योंकि वो बेचारे उन दोनों को समझा समझाकर थक गए थे। मेरे ससुर ने तो कह दिया था कि बेटे को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि यह जब थक जाएगा तो खुद ही सुधर जाएगा। मगर मेरी सास बेचारी से बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मेरी सास उसे उसके हाल पर छोड़ नहीं सकती थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मेरा देवर गुस्से का बहुत तेज था। लड़ाई झगड़े के वक्त जो सामने नजर आता अपनी बीवी को दे मारता। लड़ाई झगड़े के दौरान उसे अपनी बीवी को कई जख्म दिए थे, और वो बेचारी कई बार हॉस्पिटल गई थी। इसीलिए मेरी सास डरती थी कि कहीं मेरा देवर अपनी बीवी को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा बैठे, और फिर चंद दिनों के बाद ऐसा हो भी गया जिसका मेरी सास को डर था। यह उस दिन की बात थी जब मेरी छोटी बेटी को बुखार था, और मैं अपनी सास से कहने लगी कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले। यह सुनकर मेरी सास हॉस्पिटल चल पड़ी, जबकि उसी वक्त मेरी देवरानी आटा गूंदकर तंदूर जलाने जा रही थी। घर में एक बड़ा सा तंदूर था। जब मेहमान ज्यादा आ जाते हैं तो फिर सबको तंदूर की रोटी बनाकर पेश की जाती। हम सब घरवालों को भी तंदूर की रोटी बहुत पसंद थी, इसीलिए हम अक्सर घर में मौजूद तंदूर को जलाते थे। उस दिन भी मेरी देवरानी तंदूर पर रोटी पकाने वाली थी। यूं तो मेरे देवर की बीवी थोड़ी जबान की तेज थी, मगर उसने मेरे साथ कभी लड़ाई नहीं की, और ना ही घर के कामों पर मुझसे कभी लड़ाई की। मैं जो काम करने का कहती हूं वह फौरन कर देती। आज मुझे डॉक्टर के पास जाता देखकर वह खुद ही रोटियां पकाने लग गई। मैं और मेरी सास डॉक्टर के पास चली गई, और हमें वहां आने में आधा घंटा लग गया। हम वहां से वापस आए तो घर में मेरे देवर की बीवी नहीं थी। पहले तंदूर की तरफ देखा तो वो ढका हुआ था। इसका मतलब था कि मेरी देवरानी रोटियां पकाकर अंदर चली गई थीं। मगर जो मैंने बावर्ची खाने में झांका तो वहां तो गूंदा हुआ आटा वैसे का वैसा पड़ा था। यह देखकर मुझे हैरत हुई, और मैं अपनी देवरानी को तलाश करने लगी, जो कि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी सास को भी कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वो अपनी बहू को आवाजें देने लगी। यह सुनकर मेरा देवर अंदर से निकला और कहने लगा, वो घर से भाग गई है, आज मेरी उससे जान छूट गई है। ये कहकर वो पलटा और फिर अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुनकर मेरी सास को दौरा पड़ गया, जबकि मेरी भी जान निकलने लगी कि मेरी देवरानी रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर घर ही छोड़कर चली गई। मैं फौरन अंदर गई और अपनी देवरानी के मायके काल की। वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा कि उनकी बेटी घर नहीं आई, और ना ही उसने आज कोई काल की है। ये सुनकर मैंने मोबाइल बंद कर दिया। तब तक मेरा ससुर डॉक्टर को लेकर आया, और वो मेरी सास को होश में लाने की कोशिश करने लगा, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में ही बैठा रहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से कमरे में गई और कहा, तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है और तुम यहां मजे से टीवी देख रहे हो। मैंने अपने देवर को गैरत दिलाने की कोशिश की, मगर वो कहने लगा, भाभी, मैं क्यों उसके पीछे जाऊं जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती थी। मेरी तो जान छूट गई है, मैं अब अपनी पसंद की बीवी लाऊंगा। अपने देवर की यह बात सुनकर मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने देवर को थप्पड़ मार दूं, क्योंकि वो बड़ा बेहिस मर्द था, अपनी बीवी की परवाह ही नहीं थी। मैंने अपने देवर को उसके हाल पर छोड़ दिया और बाहर आ गई। ये तो अपनी बीवी को मार देना चाहता था, घर से भाग जाने पर तो ये खुश हो गया। यह सोचते सोचते मैं तंदूर के पास से गुजरी तो मुझे यूं लगा जैसे तंदूर के अंदर कोई गोश्त भून रहा है। क्योंकि तंदूर ढका हुआ था इसलिए बदबू कम आ रही थी, मगर करीब जाने पर मुझे लगा कि जरूर तंदूर में कुछ जल रहा है। मेरे देवर को अपनी बीवी पसंद नहीं थी, कहीं मेरे देवर ने उसे तंदूर में डालकर जला तो नहीं दिया, पर हमें कह रहा हो कि वो घर से भाग गई है। ये ख्याल आते ही मुझे जर्जरी सी आ गई। मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं तंदूर का ढक्कन उठाकर देख लेती। मुझे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी,
मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं सच में देवर ने अपनी बीवी को तंदूर में ना डाल दिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक तो वो बेचारी जल चुकी होगी। यह सोचते ही मुझे रोना आ गया। काश आज मैं डॉक्टर के पास ना जाती और ना ही मेरा देवर उसे मारता। मैं यही सोचकर टेंशन लेती रही और मेरा शौहर घर आया तो उसे अपनी माँ की फिक्र बढ़ गई। शाम के वक्त मेरी सास को होश आया तो मैंने उससे सारी बात बताई, मगर वो कहने लगा कि मेरा भाई बुरा जरूर है, मगर इतना जालिम नहीं कि वो अपनी बीवी को जलते तंदूर में फेंक दें। मैं अभी थाने जाता हूँ, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। हो सकता है ये उसका अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ हो और वो मायके जाने की बजाय बाहर कहीं निकल गई हो और रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया हो। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैंने उसे बेयकीनी से देखा। पहले भी तो उस बेचारे के साथ तुम्हारा भाई झगड़ा करता था और वो रूठ कर मायके चली जाती थी, मगर तब तो उसे किसी ने अगवा नहीं किया और वो सही सलामत अकेली घर पहुंच जाती थी, और इस बार वह घर नहीं पहुंची। मैं आपको बता रही हूं कि आपका भाई कुछ ना कुछ छुपा रहा है और अब आप भी अपने भाई को पुलिस से बचा रहे हैं। यह सुनकर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, बगैर कुछ देखे क्या सराइयां मत करो, मुझे थाने जाने दो और मेरे आने तक ऐसी बातें किसी से मत करना और ना ही मेरे भाई को मेरे घर आने तक बाहर जाने देना। यह कहकर वो चला गया। परेशानी से मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे। दिल कर रहा था कि सारे घरवालों को सच बता दूं कि मेरे देवर ने अपनी मासूम और शरीफ बीवी को मार दिया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरे शौहर का भाई था और यह भी था कि मेरे पास सबूत नहीं थे। इसीलिए मैं चुपचाप अपने शौहर का इंतजार करने लगी। इस दौरान मेरा कई बार दिल किया कि मैं तंदूर को खोलकर देख लूं, मगर मैं ये सब नहीं देख सकती थी क्योंकि अगर वाकई तंदूर के अंदर मेरी देवरानी हुई तो मैं मर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर घर आया तो उसके साथ एक पुलिस वाला भी था। उसे देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया और मुझे लगा ये पुलिस वाला यकीनन मेरे देवर को गिरफ्तार करने आया है, क्योंकि वो सीधा उसकी कमरे में चला गया। मैं खिड़की से कान लगाकर खड़ी हो गई और अंदर की सारी गुफ्तगू सुनने लगी। देवर ने पुलिस वाले को भी यही बयान दिया कि मेरी भाभी और माँ घर से बाहर थीं, जबकि मैं अंदर सो रहा था। इसीलिए मेरी बीवी ने अच्छा मौका देखा और वह घर से भाग गई। मेरे देवर ने पुलिस वाले को 2-4 मोहल्लेदारों से मिला दिया, जिन्होंने गवाही दे दी कि उसकी बीवी इससे बहुत लड़ती थी और अक्सर वो रूठ कर मायके जा बैठती थी। यह सुनकर पुलिस वाला मुतमिन हो गया और यूं वो जेल जाने से बच गया। जबकि दूसरी तरफ मेरी देवरानी के मायके वाले काल कर रहे थे कि हमारी बेटी किधर है, अभी तक वो घर नहीं पहुंची, हमारी उससे बात करवाओ। मगर मेरे ससुराल वालों ने उनकी कोई बात नहीं मानी और उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया कि आप लोगों ने उसे छुपा रखा है ताकि हमारे बेटे को जेल भेज सके। और ये उन दोनों खानदानों के दरमियान मजीद बदमजगी पैदा हो गई और वो मेरी देवरानी को तलाश करने की बजाय आपस में लड़ने लगे। यहाँ मेरी सास बीमार हो चुकी थी, जबकि देवर सुकून से अपनी जिंदगी में मगन था क्योंकि उसकी अपनी बीवी से जान छूट चुकी थी। मैं भी थक हार कर सो गई। अगले कुछ दिन बिस्तर से उठने को भी दिल न किया, मगर देवरानी का कहीं पता न चला। तबीयत कुछ संभली तो हिम्मत करके उठी और सोचा कि एक बार जाकर तंदूर का ढक्कन उठाकर तो देखूं। तंदूर का ढक्कन उठाया तो दिल धक से रह गया। अंदर देवरानी तो ना थी, मगर न जाने अंदर क्या चीज जली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर से ढक्कन बंद करके तंदूर बंद कर दिया और सोचने लगी, अगर सच में देवर ने अपनी बीवी को तंदूर में जला दिया है तो मैं उस जालम का साथ नहीं दे सकती। मुझको अपने देवर को जेल भिजवाना ही पड़ेगा। अब मुझको सबूत तलाश करने थे। कुछ दिन बाद शौहर को जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। मैं भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। शौहर सुबह सवेरे घर से रवाना हो गया। जुमेरात की रात थी। रात हुई तो मैंने सास ससुर को खाना खिलाया और फिर बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। 12 बजे मैं खामोशी से देवरानी के कपड़े पहन लिए। उसका सूट उसी शाम मैंने पहले ही उसकी अलमारी से निकाल कर रख लिया था, लिहाजा वो मैंने पहन लिया। देवरानी के कपड़े पहनकर मैंने उसका परफ्यूम लगाया और देवर के कमरे में चली गई। वो आराम से बेड पर लेटकर टीवी देख रहा था। मैंने सर से दुपट्टा आगे तक लटका लिया और जाकर सोफे पर बैठ गई। मुझको देखते ही वह हड़बड़ा बैठा और जोर से चीखा, तुम जिंदा हो। मैंने झट से चेहरे से दुपट्टा उठा दिया
तो मुझको देखकर उसका रंग उड़ गया। भाभी आप? और इन कपड़ों में? मैंने कहा कि हाँ, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे सच बता दो। यह सुनकर वो मुझे उस दिन वाला वाकया बताने लगा। जिस दिन आप लोग डॉक्टर के पास गए, उस दिन मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। मैंने उसको रोटी बनाने का कहा तो वो आगे से जबान चलाने लगी। मैंने गुस्से में आकर उसको तंदूर में धक्का दे दिया और खुद घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने तंदूर में झांक कर देखा। वहां कोई चीज जली हुई थी। मैंने ढक्कन देखकर तंदूर बंद कर दिया। यह सब सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। सच में उसकी बीवी जलकर मर चुकी थी। देखो, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। ये बाबी प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दे, वरना मुझे सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले रोज शौहर घर आया तो रह रहकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ रहा था। दिल करता था कि सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे करके सब कुछ सामने राजफाश कर दूं, मगर सास ससुर की शक्ल देखती तो दिल मोम हो जाता। सास बेचारी तो पहले ही दिल की मरीज थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता जा रहा था। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। एक रोज दरवाजे पर बेल हुई तो पोस्टमैन था। उसने लिफाफा पकड़ाया तो मैं लेकर अंदर आ गई। देखा तो उस पर देवर का नाम लिखा था। देवर को पकड़ाया तो कहने लगा कि भाभी आप खुद ही खोलकर देख ले। मैंने लिफाफा खोला तो मेरे होश उड़ गए। दिल से मनोबोझ उतर गए। वो खुलानामा था जो देवरानी की तरफ से भेजा गया था। वो देखकर देवर भी हक्का बक्का रह गया। मैंने शुक्र अदा किया कि जो भी था कम से कम वो जिंदा तो थी, वरना मैं तो रोज मरती और रोज जीती रही। कुछ दिन बाद सास ससुर और मेरे शौहर ने मिलकर फैसला किया कि उन दोनों के लिए यही बेहतर है कि दोनों अपने अपने रास्ते जुदा कर लें, वरना कुछ बाइद नहीं कि देवर कोई और हद पार कर जाए। देवर ने तलाकनामा उसके पते पर भिजवा दिया, मगर एक बात पर मैं अब भी हैरान थी कि अगर देवरानी तंदूर में नहीं गिरी थी तो फिर तंदूर में उसका जला हुआ सूट कैसे था। यह बात अब भी राज बनी हुई थी। कुछ माह बाद देवर ने अपनी पसंद की लड़की तलाश कर ली। हमें भी कोई ऐतराज न था। मैं एक बार फिर से शादी की तैयारियों में लग गई। एक बार बाजार गई तो कपड़ों की मार्केट में मेरी अपनी देवरानी से मुलाकात हुई। मैंने उसे उस वाक्य के बारे में पूछा तो बताने लगी कि देवर ने जब उसको तंदूर में धक्का दिया तो उस वक्त खुशकिस्मती से तंदूर जल नहीं रहा था। देवर उसको धक्का देकर घर से बाहर निकल गया। देवरानी थोड़ा जख्मी तो हुई, मगर बाहर निकल आई और बाहर निकलकर उसने तंदूर जलाया और उसमें गोश्त फेंका और अपना एक सूट भी जला दिया, ताकि सब समझ जाएं कि मेरे शौहर ने मुझे तंदूर में फेंककर जला दिया है, और खुद भागकर अपनी सहेली के घर चली गई। कुछ दिन सहेली के घर रही और फिर अपने मायके चली गई। उसके माँ बाप को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसकी कहानी सुनकर मैं तो घर आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था, वरना देवर जेल में सड़ता, सास गम से पागल हो जाती और मोहल्ले में बदनामी अलग होती। सास ससुर के ना जाने कौन सी नेकी काम आ गई जो अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी आफत से बचा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।